हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू द चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है और मेरा तो बहुत ही फेवरेट है। ज़्यादातर एग्जामिनर्स का ये फेवरेट होता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, तो जो अभी जो ट्रेंड है उसमें से इस चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आ रहा है 6 नंबर का। तो कभी वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाता है, कभी इनफॉर्मल पे, कभी फंक्शनल पे, कभी डिविजनल पे, और 1-2 साल से शायद डेलीगेशन पे क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब भी डेलीगेशन पे क्वेश्चन आता है, कोई केस स्टडी आती है और डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में से बच्चों को आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है, तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो गलत आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इस लेसन में इतने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और एग्जांपल्स के साथ ये दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि आप कभी भी इसके आइडेंटिफिकेशन में गलती नहीं करेंगे। बस ध्यान से आपको एक एक वर्ड सुनना है और समझना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों टॉपिक्स को एक साथ लेके चलेंगे, मीनिंग, उनका कंपैरिजन, उनके कीवर्ड्स, ताकि आपको आसानी से दोनों चीजें साथ साथ समझ में आ जाएं। तो चलिए, डेलीगेशन, इसका मीनिंग भी करना हमें, इसके एलिमेंट्स भी करने और इसकी इंपॉर्टेंस भी करनी है। और डिसेंट्रलाइजेशन का भी मीनिंग और इंपॉर्टेंस दोनों सिलेबस में है। लेकिन पहले देख लेते हैं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का एक्चुअली पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, इसमें एम्फेसिस किस चीज पे होता है, कीवर्ड्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, एक चीज तो हम सबको पता ही है कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, चाहे आप हो या मैं हूं, किसी का भी जो वर्कलोड होता है ना, सपोज ये वर्कलोड है और ये कैपेसिटी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि कैपेसिटी जो होती है ना वो वर्कलोड से कम ही रहती है, क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में दैट एनी पर्सन और एनी लेवल इज नॉट केपेबल इनफ टू डू ऑल द वर्क एट दैट पर्टिकुलर लेवल। तो इसका मतलब कि डेलीगेशन का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी, शेयरिंग ऑफ द वर्कलोड विद योर सबऑर्डिनेट। तो डेलीगेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों जो मस्ट हो जाता है वर्कलोड को और जो कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन है उसको बराबर करने के लिए। समझ आ रही है बात? तो हम ये देखते हैं कि डेलीगेशन एक ऐसा टेम्पररी अरेंजमेंट है जिसमें एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ अपने वर्कलोड को शेयर करता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कैपेसिटी। डेफिनेशन देखिए, डेलीगेशन मीन्स ग्रांटिंग ऑफ द अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स to operate within the prescribed limits. It is a process that a manager follows in dividing the work assigned to him. मतलब मैनेजर का जो खुद का अपना काम है जो उसे मैनेजमेंट ने सौंपा है, उसको अगर वो अपने किसी सबऑर्डिनेट से करवा रहा है तो देन दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कई बार हम स्कूल में भी देखते हैं बच्चों कि सपोज एग्जामिनेशन का टाइम है और टीचर इज बिजी इन चेकिंग द पेपर, तो टीचर को क्या करना होता है, पेपर चेक करके फिर अवार्ड लिस्ट बनानी होती है, रिजल्ट बनाना होता है। एंड समटाइम्स व्हेन शी इज वेरी मच ऑक्यूपाइड विद दिस वर्क ना, तो टीचर क्या करती है, कभी कभी किसी अरेंजमेंट पीरियड में या फ्री पीरियड में जो कुछ बच्चों की हेल्प ले लेती हैं कि बच्चों मैं आपको मार्क्स बोल रही हूँ, आप रोल नंबर वाइज इसे नोट कर दीजिए और फिर उसकी एक लिस्ट बना दीजिए या नाम लिख के दे दीजिए। तो इस तरह की छोटी मोटी हेल्प जो है वो बच्चों से ली जा सकती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल डेलीगेशन का काम तो वो टीचर का ही है। लेकिन फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि शी इज ओवरलोडेड, शी इज ऑक्यूपाइड, तो मैडम ने अपना काम बच्चों से करा लिया। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेलीगेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होता है कि जो मैनेजर का अपना टास्क होता है, द ड्यूटीज द मैनेजर फॉलोज इन डिवाइडिंग द वर्क असाइन टू हिम। मैनेजर का काम तो वो अपना ही है, लेकिन वो अपने सबऑर्डिनेट से करवा ले रहा है ताकि वो थोड़ा सा रिलीव्ड हो जाए और वो अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन, ग्रांटिंग ऑफ द अथॉरिटी। अब डेलीगेशन में जब अथॉरिटी ग्रांट की जाती है तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी देख चुके हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन द टू। तो जब मैनेजर किसी को भी अथॉरिटी देगा तो उसको साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ जो उसको अकाउंटेबल भी ठहराएगा कि आप इसके लिए मुझे आंसरेबल हैं।
तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू डू द वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू डू द वर्क, और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है द ड्यूटी टू रिपोर्ट अबाउट द वर्क डन। तो ये तीनों एलिमेंट्स हम अभी बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ ये समझ लेते हैं कि टेम्पररी शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी बाय द सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट क्या हो गया, डेलीगेशन। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि डेलीगेशन का स्टेटस क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इट इज अ प्रोसेस दैट अ मैनेजर फॉलोज। तो डेफिनेटली इस डेफिनेशन से क्या आ रहा है कि डेलीगेशन एक प्रोसेस है, इसमें कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं और वो स्टेप्स लेने के बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो इसका स्टेटस एक प्रोसेस का है। फिर उसके बाद ये कंपलसरी है, मैंने यहां पर भी बताया था मस्ट है। क्यों? क्योंकि हर एक की जो कैपेसिटी होती है वो वर्कलोड से कम होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है कि काम को किसी और के सौंपे बिना वो काम पूरा हो जाए। तो कंपलसरी नेचर का होता है, नो वन कैन परफॉर्म ऑल द टास्क अलोन। ठीक है, स्कोप के बारे में बताया जाता है कि डेलीगेशन का नैरो स्कोप है। क्यों नैरो स्कोप है? क्योंकि ये सिर्फ 2 लोगों के बीच में हो रहा है, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। अगर एक मैं कड़ी बनाऊं, मतलब चेन बनाऊं, तो ये सुपीरियर है और ये सबऑर्डिनेट है। तो सिर्फ इन दोनों लोगों के बीच में जो शेयरिंग ऑफ द अथॉरिटी वर्कलोड हो रहा है, दैट इज डेलीगेशन। तो एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, इट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द 2 पीपल। ठीक है, पर्पस क्या है? मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया कि डेलीगेशन में सुपीरियर ये काम क्यों कर रहा है, ताकि वो अपना थोड़ा सा वर्कलोड जो है उससे रिलीव्ड हो जाए। तो पर्पस जो है टू डिक्रीज द बर्डन ऑफ द मैनेजर्स, मैनेजर को अपना बर्डन थोड़ा सा कम करना है, तो ये सुपीरियर ओरिएंटेड भी कहलाया जाता है। अब इसमें फ्रीडम ऑफ एक्शन देख लेते हैं, मोर कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स एंड लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन बाय द सबऑर्डिनेट्स। अभी जैसे मैंने बताया ना कि टीचर ने कहा कि आप मुझे अवार्ड लिस्ट बना दीजिए, नाम लिख के दे दीजिए, लेकिन टीचर पूरी तरह से उस बच्चे को सुपरवाइज करती रहेगी, उसको बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर या कुछ चेंज करने की पावर टीचर नहीं देगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जो फ्रीडम ऑफ एक्शन टेकन होता है ना, वो सुपीरियर अपने पास ही रखता है और सबऑर्डिनेट्स को थोड़े टाइम के लिए कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सौंप देता है। इसी से रिलेटेड बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों और नोट भी कर लीजिएगा अपने पास, कि इट डज नॉट मीन एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सुपीरियर बच नहीं सकता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। सुपीरियर एंड द डेलीगेटर remains accountable for the acts of the delegate or the subordinate, and this principle is called principle of absoluteness of responsibility. What does it mean? बिल्कुल अगेन वही एग्जाम्पल कि अगर टीचर ने बच्चे को बोला कि बेटा तू अवार्ड लिस्ट बना दे, नाम लिख दे, रोल नंबर लिखे बच्चे ने, किसी का रोल नंबर, मान लीजिए 2 बच्चे एक जैसे नाम के हैं, प्रियांशी गुप्ता भी है और प्रियांशी शर्मा भी है, तो अब उस बच्चे ने क्या कर दिया, प्रियांशी गुप्ता के नाम प्रियांशी शर्मा में नोट कर दिए बाई चांस, और प्रियांशी शर्मा के प्रियांशी गुप्ता में। अब आप खुद ही सोचिए लॉजिकली कि अगर उस बच्चे ने ऐसा कर दिया और वो अवार्ड लिस्ट जो है वो क्लास टीचर के पास पहुंच गई, क्लास टीचर ने रिजल्ट में वो एंट्री कर दी, तो अब अगर वो गलती पकड़ी जाती है या वो गलती सामने आती है, तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं ठहराएंगे ना। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? टीचर ही जिम्मेदार रहेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से वो काम करा रहा है जो उसे करना था, तो उसके लिए अगर सबऑर्डिनेट कोई गलती कर देगा तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? सुपीरियर ही जिम्मेदार रहेगा, उसी की जवाबदेही रहेगी, उसी की आंसरेबिलिटी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डेलीगेशन के जो है नेचर को और कॉन्सेप्ट को बताती हैं। अब हम पहले इसके साथ साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन भी डिस्कस कर लेते हैं और फिर बाद में हम दोनों के इंपॉर्टेंस और एलिमेंट्स वगैरह अलग अलग करेंगे, क्योंकि अगर हम साथ साथ नहीं करेंगे ना बच्चों, तो आपको अगेन फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी हम पढ़ चुके हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है
इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे जैसे मैंने एक चेन बनाई, एक कड़ी और दूसरी कड़ी जुड़ रही है, तो अगर इसी को मैं और ऐसे कर दूं कि मैं इसको और एक्सटेंड करती जाऊं, तो यही क्या बन जाएगा बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन। सो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल। यहां पे वर्ड देखो, लेवल आ गया। टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट द टॉप लेवल ओनली। यहां हमने वर्ड क्या यूज किया था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबऑर्डिनेट्स। यहां हम सिर्फ पीपल की बात कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन के बीच में जो वर्कलोड बांट रहा है। यहां हम क्या बात कर रहे हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीके से जब हर लेवल पे लास्ट लेवल तक अथॉरिटी जो है वो डिवाइड हो जाती है और वो अथॉरिटी सिर्फ टॉप लेवल पे रखी जाती है, जो कि बहुत ही जरूरी है। कुछ उसमें प्राइवेसी है, कुछ उसमें सीक्रेसी मेंटेन करनी है, तो सिर्फ वही अथॉरिटी जो है वो ऊपर लेवल पर रखी जाती है, बाकी सब डेलीगेट कर दी जाती है एक लेवल दूसरे लेवल को, फिर और लेवल्स को। तो जब इस तरह की चेन एक्सटेंड हो जाती है, then it is a concept of decentralization. So simply it is an extension of delegation, that is decentralization. Delegation is temporary and it is must, but decentralization is permanent and it is also not must, it is optional, that we are going to discuss now. Look at the first sentence, that it is the end result of policy decision of the management. Means if the management wants, they can distribute the decision making power to the lowest level, and because it is a policy matter, so it is the end result of the process, that is the process of delegation. तो जब process of delegation को ही आगे बढ़ा दिया जाता है, तो उसका end result क्या हो जाता है, decentralization। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ देखा था कि ये कंपलसरी है डेलीगेशन, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऑप्शनल है, पॉलिसी डिसीजन है। हमने पहले भी देख लिया था प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रोपोर्शन। नीदर अ कंप्लीट सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इज गुड नॉर अ कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर इज गुड। तो कुछ अथॉरिटी को टॉप लेवल अपने पास रखे, बाकी की अथॉरिटी को अगर वो लोअर लेवल्स पे बांट देता है तो वो एक बेटर ऑप्शन मानी जाती है, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट का वो ऑप्शनल डिसीजन है। इट मे डिसेंट्रलाइज ऑल्सो, इट मे नॉट डिसेंट्रलाइज ऑल्सो। It has a wider scope. Why it has a wider scope? Because here it was taking place only between the two people. यहाँ पे वो किसके बीच में हो रहा था, सिर्फ दो लोगों के बीच में। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन है और ये दो लेवल्स के बीच में हो रहा है। So that is why it has a wider scope. फिर हमने देखा था डेलीगेशन का जो पर्पस होता है वो मैनेजर के पर्पस से किया जाता है ताकि उसका वर्कलोड कम हो जाए, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या होता है, टू गिव मोर ऑटोनॉमी टू द सबऑर्डिनेट्स। मतलब इसमें सबऑर्डिनेट ओरिएंटेड होता है ये। मैनेजमेंट अगर कोई चीज डिसेंट्रलाइज करती है, कोई डिसीजन मेकिंग पावर, तो वो इसलिए नहीं करती कि टॉप लेवल रिलीव्ड हो जाएगा, बल्कि इसलिए करती है ताकि सबऑर्डिनेट ज्यादा एक्टिव रहे, ज्यादा पार्टिसिपेटिव रहे, उनको ज्यादा फ्रीडम मिले डिसीजन मेकिंग का। सो द पर्पस इज टू गिव ऑटोनॉमी टू द सबऑर्डिनेट्स। बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी पर ही आप बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे पूरी केस स्टडी में। अगर आपको ये पता लग जाता है कि ये काम ऐसे क्यों आगे के लेवल या सबऑर्डिनेट्स को सौंपा जा रहा है, तो अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे कि ऑटोनॉमी टू द सबऑर्डिनेट्स पर्पस है, तो आप बेझिझक उसको डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात है कि डेलीगेशन में सुपीरियर्स के पास ही कंट्रोल रहता है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में लेस कंट्रोल बाय द सुपीरियर्स और ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्शन किसको मिल जाता है, सबऑर्डिनेट्स को मिल जाता है। तो ये जो है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंपैरिजन भी है, ये उन कॉन्सेप्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कीवर्ड्स और की पॉइंट्स भी हैं जो आप अपने साथ साथ नोट करते जाइए, डेलीगेशन के की पॉइंट्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन के की पॉइंट्स। और ये जो एक पर्टिकुलर मैंने आपको प्रिंसिपल लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि डेलीगेशन में तो एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुपीरियर की या डेलीगेटर की, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है।
इसमें द सबॉर्डिनेट बिकम्स अकाउंटेबल। सबॉर्डिनेट मतलब जो नेक्स्ट लेवल होता है, जिसको हमने अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, वही अकाउंटेबल होगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे दी है। तो अगर कोई गलती होती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे बच्चे से हमने अवार्ड लिस्ट बनवा ली, तो वहां तो वो डेलीगेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर कोई एक एग्जामिनेशन इंचार्ज है और एग्जामिनेशन इंचार्ज ने ग्रुप बना रखा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है उन्हें कलेक्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आंसर शीट्स और अवार्ड लिस्ट का अरेंजमेंट करेंगे, एक पर्टिकुलर पर्सन जो सीटिंग अरेंजमेंट का काम करेंगे, और ये परमानेंटली डेलीगेटेड वर्क है। और अगर उस वर्क में कुछ कमी आएगी तो उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको वो काम दिया गया है वही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो वो एग्जाम्पल हो गया डिसेंट्रलाइजेशन का। वो कोई टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, वो परमानेंट अरेंजमेंट है। समझ आ गई बात बच्चों? तो आई थिंक कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। फिर से मैं एक बार सिर्फ आपको कीवर्ड्स बता रही हूं कि जहां पर भी वो हो कि टेम्पररी अरेंजमेंट है और वो प्रोसेस है और वो सिर्फ दो लोगों के बीच में हो रहा है और उसमें एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो इफ दीज आर द थिंग्स इट इज डेलीगेशन। अगर वो परमानेंट अरेंजमेंट है, अगर वो पॉलिसी मैटर है, अगर वो दो लेवल्स के बीच में है, अगर वो ऑप्शनल है, अगर उसमें एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, देन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो बस अब हम जब इन दोनों का कंपैरिजन हमें क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी, तो बस अब एक चीज और रह गई कि डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस जो है हम एक बार और देख लेते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और फिर हमारे जो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो दो यूनिट्स हैं जो कि एक ही वॉल्यूम में आते हैं, उनके हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। आप बच्चों कीवर्ड्स बस साथ साथ नोट करते रहिए। तो बच्चों मैंने अपनी पूरी कोशिश करके आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स के कीवर्ड्स, उनकी डेफिनेशंस, उनके कंपैरिजन, ये सब कुछ बता दिया। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो ना इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को समझने में, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, अपने आप भी लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं बार बार बताती हूँ ताकि आप बीच में से कुछ भी मिस ना करें, कोई भी कीवर्ड्स मिस कर देंगे तो आपको भी प्रॉब्लम आएगी। तो कीप कनेक्टेड टू माई चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स and share it with your friends so that others can also be benefited.